गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 16 जनवरी और आज के सेशन में 16 जनवरी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार आप सभी क्लास को जल्दी से शेयर कर देंगे। तो चलिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट्स बॉक्स में। निम्न में से कहां की रहने वाली फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्केट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा या फिर हरियाणा? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा सेशन के लास्ट में। डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में है? तो फ्रेंड्स, आप सभी को याद होगा, कुछ समय पहले डिस्कस भी किया था इस हवाई अड्डे के बारे में कि ये जो पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये चीन की मदद से बनाया गया है। और ये कहाँ पर बनाया गया है? तो याद रखेंगे, नेपाल में। अब फ्रेंड्स, ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हो गया है हादसा, यानी कि यात्री विमान दुर्घटना ग्रस्त हो गया है, इसलिए सुर्खियों में। आपसे पूछा जा सकता है कि खबरों में रहा पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में है, तो आपको याद रखना है ये आता है नेपाल में, जिसे चीन की सहायता से नेपाल ने बनाया है। किसकी मदद से? तो चीन की मदद से इसे तैयार किया गया है। आगे डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। चांगी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे ये सिंगापुर में आता है। टोक्यो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जापान में है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, टोक्यो। इचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? तो ये सियोल यानी कि दक्षिण कोरिया में है। हमद एयरपोर्ट कहाँ पर है? इसके बारे में आप सभी याद रखेंगे, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये दोहा कतर में है। किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये सऊदी अरब में है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? आई होप आप सभी जानते होंगे, नई दिल्ली में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, ये असम में है। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि कहां पर आता है? तो ये नई दिल्ली में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। अब बात कर लेते हैं नेपाल की। नेपाल में ये हादसा हुआ है, तो नेपाल के बारे में आपको याद रखना है। नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। फ्रेंड्स, काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? तो काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। नेपाल भारत के किन राज्यों से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है नेपाल। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से। सिक्किम और नेपाल की सीमा पर कौन सी चोटी है? तो याद रखेंगे कंचनजंगा। कंचनजंगा जो चोटी है ये नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पर काली नदी, जो कि भारत की पूर्वी सीमा बनाती है। किसके साथ? तो ये नेपाल के साथ बनाती है। नेपाल की वर्तमान में प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। अब आपको बताना है कि हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, उनका नाम आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। उन्हीं के द्वारा इस हवाई अड्डे का उद्घाटन भी किया गया था, तो कमेंट्स में बताएंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही इस क्लास की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर बाद में आप सभी को मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगला सवाल है कि किस देश की आरबोनी गोब्रिएल ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीत लिया है? तो फ्रेंड्स, इनका संबंध है अमेरिका से, और मिस यूनिवर्स 2022 ये बन गई हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है। याद रखेंगे 71वीं मिस यूनिवर्स है।
71वीं। अब आपको बताना है कि 70वीं मिस यूनिवर्स कौन है, इनका नाम कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं इन्हीं खिताबों से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि मिसेस वर्ल्ड 2022 का जो खिताब है ये किसने जीता है, तो इनका नाम है सरगम कौशल। और फ्रेंड्स याद रखेंगे सरगम कौशल ने, सरगम जो कौशल है इनका संबंध जम्मू कश्मीर से है। और साथ ही में आपको बताना है कि मिसेस वर्ल्ड का जो खिताब है सरगम कौशल ने कितने सालों के बाद भारत को यह खिताब दिलाया है। किस भारतीय महिला ने मिस एलिट वर्ल्ड का खिताब जीत लिया है, तो उनका नाम है दीप सुप्रियम, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का जो खिताब है ये किसने जीता है, दीबिता राय ने, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया, सिनी सेट्टी। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का जो खिताब है ये यूके की खुशी पटेल ने जीता था। मिस वर्ल्ड 2021 याद रखेंगे पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का ने यह खिताब जीता है। 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 में जीती थी हरनाज संधू ने। अगला सवाल है कि सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी किसने दिखाई है, तो फ्रेंड्स इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जैसा कि आप सभी इस पिक के माध्यम से समझ सकते हैं। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 जनवरी को पोंगल के मौके पर सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअली यानी कि डिजिटल तरीके से हरी झंडी दिखाई है। फ्रेंड्स याद रखेंगे ये कौन सी वंदे भारत है, तो ये 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कि तेलंगाना के सिकंदराबाद को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से जोड़ेगी, यानी कि इन दो स्थानों के बीच में यह ट्रेन चलेगी। सभी 8 वंदे भारत को एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वाराणसी से नई दिल्ली, कटरा से नई दिल्ली, मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर के बीच, अम्बा अंदौरा नई दिल्ली, ये याद रखेंगे ये कहाँ पर आता है, तो ये हिमाचल प्रदेश में आता है। चेन्नई से मैसूर, नागपुर से बिलासपुर छत्तीसगढ़, हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। पूर्वोत्तर भारत की ये पहली वंदे भारत है। और 8 भी आपको याद रखनी है सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम। आइए जानते हैं वंदे भारत के बारे में। तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे हरी झंडी दिखाई गई थी। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का जो निर्माण है ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसने किया है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा किया गया है। और ये फैक्ट्री कहाँ पर है, तो ये फैक्ट्री आती है चेन्नई तमिलनाडु में। इसका निर्माण मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। और यह ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति हासिल कर सकती हैं। साथ ही में आपको याद रखना है कि जो ट्रेन टक्कर प्रणाली है जिसे हम कहते हैं कवच, कवच का प्रयोग भी वंदे भारत में किया गया है जो कि 2 ट्रेनों को टकराने से रोकेगा। यूरोपीय संघ ने कहां पर अपने पहले मुख्य भूमि कक्षीय प्रक्षेपण परिसर का उद्घाटन किया है, तो फ्रेंड्स ये जो यूरोपीय संघ द्वारा उद्घाटन किया गया है ना वो स्वीडन में किया गया है। कहां पर, स्वीडन में। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो यूरोपीय संघ आर्कटिक स्वीडन में एक नए लॉन्च पैड के साथ छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहता है। यहाँ से क्या होगा, छोटे उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे यूरोपीय संघ के द्वारा। यह फ्रेंच गुआना में यूरोपीय संघ की वर्तमान लॉन्चिंग क्षमताओं का पूरक होगा। डिस्कस कर लेते हैं यूरोपीय संघ के बारे में। तो यह यूरोपीय देशों से बना एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। वर्तमान में 27 देशों का एक समूह है। 20 देश यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा मानते हैं। याद होगा आप सभी को 20वां देश कौन सा बना है, तो 20वां देश बना है क्रोएशिया। इसके बारे में याद रखेंगे, क्रोएशिया ने यूरो मुद्रा को अपना लिया है और ऐसा करने वाला वह 20वां देश बन गया है।
इसका लक्ष्य यूरोपीय संघ के सभी नागरिकों की शांति और कल्याण को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगला सवाल है कि जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 15 जनवरी होगा यहाँ पे, है ना। 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। और भारतीय थल सेना दिवस की जो परेड इस बार हुई है वो दिल्ली में नहीं हुई है, आपको याद रखना है, ये बेंगलोर में हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से अलग यानी कि बेंगलोर कर्नाटक में परेड का आयोजन किया गया। 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना की कमान जनरल के.एम. करियप्पा ने संभाली थी, इसलिए 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस मनाया जाता है। अब आपको कमेंट्स में बताना है कि वायुसेना और नौसेना, वायुसेना दिवस कब मनाते हैं और नौसेना दिवस कब मनाते हैं, इसका आंसर आप सभी को देना है। आगे डिस्कस करेंगे लेटेस्ट करंट अफेयर में। राजनाथ सिंह ने कहां पर एक सौर्य स्थल का उद्घाटन किया? तो ये हाल ही में चीड़बाग यानी कि उत्तराखंड में किया गया। सेना की फायर एंड क्यूरी क्रॉप्स ने कहां पर विद्यार्थियों को चिकित्सा और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत की? तो यह कार्यक्रम सेना द्वारा लद्दाख में शुरू किया गया है। G20 की पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है 16 और 17 यानी कि आज और कल जनवरी में कहां पर होगी? तो फ्रेंड्स ये जो बैठक है ना, ये होने वाली है पुणे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि G20 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। भारत ने अध्यक्षता किससे ग्रहण की है? तो इंडोनेशिया से ग्रहण की है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो कौन सी बैठक होगी? पहले इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है ये होगी पुणे में। आगे डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स इसमें याद रखना है कि इस बैठक की जो मेजबानी है आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील सह अध्यक्ष के रूप में इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। भारतीय G20 की अध्यक्षता की जो थीम है इसे कहते हैं एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य 2023 इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडे का मकसद स्पष्ट करती है। तो थीम आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस संस्थान को सरकारी क्षेत्र में डाटा सिक्योरिटी के लिए बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो अवार्ड है ना ये UIDAI को दिया गया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस अवार्ड के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे UIDAI का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स इसका पूरा नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये पूछ लिया जाता है। सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर के नाम से प्रसिद्ध यह पुरस्कार डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। DSCI भारत में डेटा सुरक्षा के लिए प्रमुख निकाय है और इस निकाय की जो स्थापना है वो नेस्कॉम ने 2008 में की थी। अगला सवाल है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किस महीने में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाता है? तो जनवरी के महीने में ये सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। कब से कब तक? तो याद रखेंगे 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाता है। कौन सा प्लेटफॉर्म FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष कप 2023 का प्रसारण करेगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हॉकी पुरुष विश्व कप है 2023 इसकी मेजबानी उड़ीसा कर रहा है। उड़ीसा के दो प्रमुख स्टेडियम हैं जिनके नाम आप सभी को याद रखने हैं, आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो प्रसारण है ना वो फैन कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? फैन कोर्ट के द्वारा। उड़ीसा के दो स्टेडियम आप सभी अच्छे से याद रख लेंगे, एक कौन सा है? राउरकेला और एक कलिंगा स्टेडियम, और यहीं पर ये मैच खेले जाएंगे। तो देखिए टूर्नामेंट के सभी मुकाबले भुवनेश्वर का कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला का बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये दो स्टेडियम जो कि उड़ीसा में है, इनको आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे, पूछा जा सकता है एग्जाम में। भारत ने अपना आखिरी विश्व कप 4 दशक पहले यानी कि 1975 में जीता था। भारत लगातार दूसरी बार और कुल चौथी बार विश्व कप की मेजबानी कर रहा है।
अगला सवाल है कि नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नया नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, योजना का नया नाम कर दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये इसका नया नाम हो गया है। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, फलक मुमताज, इनका संबंध है जम्मू कश्मीर से। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और इन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। रिवीजन कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में। गंगा सागर मेला कहाँ पर लगता है? पश्चिम बंगाल में। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? सिक्किम में। त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? बुद्ध धर्म की। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? पल्लव राजाओं द्वारा यह बनवाए गए थे। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति करता है। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो याद रखेंगे सुकर चाकिया मिसल से इनका संबंध है। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नामित किया गया है? किस देश ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया है? किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन सरदार पटेल ने चलाया था? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।